हेलो दोस्तों, देखो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था। कल हम लोगों ने ऐसे व्याकरण के दो भेद, ऐसे वर्णमाला के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। कल हम लोगों ने स्वर को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब देखो जितने भी स्वर के वन लाइनर फैक्ट हैं, उन फैक्टों को मैं जब आपका चैप्टर वर्णमाला कंप्लीट होगा उसके बाद में पूरे चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन फैक्टों को मैं आपको इकट्ठा बता दूंगा। ठीक है, अब स्वर कंप्लीट हो गया, अब हमारा चालू होगा व्यंजन। व्यंजन ये हमारा दूसरा भेद है वर्णमाला। अब देखो व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन काय से मिलकर बने होते हैं, कौन कौन से वर्ड व्यंजन के अंतर्गत आते हैं जो भी हमारे हैं। देखो पहली बात है व्यंजन के दो रूप होते हैं। ठीक है, व्यंजन के दो रूप होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है स्वर रहित एंड दूसरा होता है स्वर सहित, है ना। अब जैसे स्वर रहित क्या होता है और स्वर सहित, जैसे मैंने आपको व्यंजन लिखा क, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपके सामने एक क लिखा, फिर ख लिखा, ज लिखा, है ना। अब देखो ये क काय से मिलके बना होता है, क्योंकि देखो स्वर जो थे वो होते हैं स्वतंत्र, उनमें कोई मिलावट नहीं होती, है ना। लेकिन जो व्यंजन है इनमें मिलावट होती है। काय की मिलावट होती है? स्वर की। जैसे क काय से मिलके बना होता है, ऐसे हमको क को तोड़ना है तो आधा क ऐसे लिखा जाता है प्लस अ। जी हमने क को तोड़ दिया, ख को तोड़ेंगे तो आधा ख प्लस अ। ज को तोड़ा जाएगा आधा ज प्लस अ। तो अब देखो स्वर रहित स्वर सहित, व्यंजन ये भी है, व्यंजन ये भी है, व्यंजन ये भी है, हमारा व्यंजन ये भी है, ये व्यंजन सारे व्यंजन है। अब व्यंजन है कौन से? देखो ज के साथ ये ज, इस ज में से अगर मैं अ को अलग कर दूं, अ क्या है मेरा? अब मेरा स्वर है, ये अ क्या है? ये अब मेरा स्वर है। ठीक है, अगर मैं इस ज में से स्वर को अलग कर दूं तो क्या बच जाएगा? ज बच जाएगा। कि देखो जब मैं स्वर को अलग कर रहा हूं मतलब स्वर को हटा रहा हूं मतलब स्वर रहित बनेगा। तो ये जो ज बचेगा ये कैसा बचेगा? स्वर रहित, है ना। और ये वाला ज, इसमें इसको तोड़ के मैंने ये लिखा है ना। तो ये क्या है? स्वर सहित। ये जब मेरा स्वर सहित है, ये जब मेरा स्वर रहित है। ठीक है, क्योंकि इसमें से मैंने अ को अलग कर दिया, तो अलग हो गया तो आधा ज बचा, इसको बोलते हैं स्वर रहित, स्वर के बिना। इसको ज स्वर सहित। जैसे ख, अब देखो ख को भी मैंने दो भागों में तोड़ दिया, आधा ख और अ। इस ख में ऐसे लिख सकते हैं ना, मैं इसको ऐसे समझा दूं और क्लियर। ख बराबर आधा ख प्लस अ। बात एक ही है, लेकिन ये ख कैसा है? इसके साथ में स्वर जुड़ा हुआ है, यानी स्वर सहित है ये। और ये ख कैसा है? ये स्वर रहित है। ये होते हैं व्यंजन के दो रूप। व्यंजन के रूप कितने होते हैं? दो रूप होते हैं। कौन कौन से? स्वर रहित, स्वर सहित। ठीक है, ये बात आप लोगों की क्लियर हो गई। अब देखो एक बात और समझ लो कि व्यंजन क्या होते हैं। देखो स्वर क्या होते हैं पता दी, स्वर में किसी और कोई वर्ड की मिलावट नहीं होती है, लेकिन व्यंजनों में मिलावट होती है। काय की? स्वर की। कोई भी व्यंजन बिना स्वर के नहीं बोला जा सकता, है ना। ज अ है उसमें। तो देखो हम पहले व्यंजनों की डेफिनेशन लिख लो आप, परिभाषा काय की? व्यंजन की। व्यंजन होते क्या है? हालांकि पेपर में आए या नहीं आए पर आप लोगों को पता होनी चाहिए।
देखो सुनो, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड व्यंजन कहलाते हैं। मैंने क्या बताया था, व्यंजन क्या है, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड व्यंजन कहलाते हैं। स्वर क्या होते हैं, रिपीट करो, जो स्वतंत्र होते हैं, है ना, इसमें कोई सखी शब्द की कोई सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो होते हैं स्वर। लेकिन जिनमें स्वरों की सहायता लेनी पड़े वो क्या होते हैं, व्यंजन। और लिख लें थोड़ा सा आगे, जैसे मैं बोलूँ, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में स्वर मिला होता है ना, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अस्वर मिला होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है ना। यही बात मैंने बताई थी कि देखो, स्वर स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन में स्वतंत्र की कोई नहीं होती। व्यंजन में स्वर हमेशा मिला हुआ रहता है। कौन सा स्वर, अस्वर, अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव ही नहीं है। ठीक है, अब देखो इसमें हम आगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। अब देखो व्यंजन पता पड़े क्या होते हैं और कौन व्यंजन काय से मिलकर बना होते हैं। ठीक है, अब पॉइंट आता है हमारा कि परंपरा के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद करना है। ठीक है, परंपरा के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33। फिक्स है ये, परंपरा के आधार पर व्यंजनों की संख्या 33 होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखोगे। अब देखो, अब पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। अब क्या पढ़ेंगे, व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, देखो मुख्यतः व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। अब कौन कौन से 3 भाग, पहला होता है स्पर्शी व्यंजन। पहला स्पर्शी व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। ठीक है, व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है, व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अब हम पहला पढ़ेंगे
स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं समझो। देखो, पहले एक काम करो, पहले की डेफिनेशन लिख लो। डेफिनेशन लिखने के साथ आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं बोलता जा रहा हूँ। देखो, स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा हमारे फेफड़ों से निकलते हुए मुख के किसी अवयव का स्पर्शी स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं, ठीक है। देखो, सुनो। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा हमारे फेफड़ों से निकलते हुए मुख के किसी अवयव का स्पर्श करते हुए, ठीक है, मुख के किसी अवयव का स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उन्हें देखो, इसमें मेन मुद्दा क्या है? हमारे फेफड़ों से निकलते हुए मुख के किसी अवयव का स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। डेफिनेशन आ सकती है कि किन व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हवा फेफड़ों से निकलते हुए हमारे मुख के किसी अवयव का स्पर्श करके भी बाहर निकलती है। चार ऑप्शन होंगे: स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो क्या होगा? स्पर्शी व्यंजन। फेफड़ों से निकलते हुए कायम है स्पर्शी व्यंजन, ठीक है। अब कैसे? देखो, पहले स्पर्शी व्यंजन के एग्जाम्पल लिखोगे तब तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा। अब एक पॉइंट और लिख लो यहाँ पे कि इन और कौन कौन से होते हैं सभी बताऊंगा, ठीक है। इन व्यंजनों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है ना। इनको हमने कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 5 वर्गों में। कौन से? क से म तक, ठीक है। पॉइंट लिख लो यहाँ पे। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25, ठीक है। स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। मुख्यतः व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन से? इस पर देखो, मैं मेन मुद्दे की बात करता हूँ, ठीक है। सुनो, मुख्यतः व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? याद रखना: स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा हमारे फेफड़ों से निकलते हुए मुख के किसी अवयव का स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। तो कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। स्पर्शी व्यंजन होते कौन कौन से हैं और कहाँ से कहाँ तक होते हैं? क से म तक 25 होते हैं, उन्हीं को कहते हैं स्पर्शी व्यंजन, ठीक है। अब देखो, ये अब जो स्पर्शी व्यंजन है ये कौन कौन से होते हैं अभी वो समझना। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। क, ख, ग, घ, या, च, छ, ज, झ, अंग।
ट, ठ, ड, ट, ड़, ट, ठ, द, ध, प, फ, ब, भ, म। देखो कितने हो गए? 5 5 25 हो गए। ये जो पहली लाइन है इसको बोला जाता है क वर्ग। इसको क्या बोला जाता है? क वर्ग। इसको बोला जाता है च वर्ग। ठीक है, इसको बोला जाता है ट वर्ग। इसको बोला जाता है त वर्ग। इसको बोला जाता है प वर्ग। ठीक है, क वर्ग क ख ग घ अंग। च वर्ग च छ ज झ अंग। ट वर्ग ट ठ ड ढ ण। त थ द ध न। प फ फ ब भ म। जो हो गए कितने हो गए? 25। क्या है ये हमारे स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, अब देखो स्पर्शी व्यंजनों को हम और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं वर्गीय व्यंजन। क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन। तो ये भी सुन लो, इनको वर्गीय व्यंजन क्यों बोला जाता है? क्योंकि कितने हैं? 25। 25 का वर्ग होता है 5 का, इसीलिए इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो अगर पेपर में पूछे स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं और फर्स्ट ऑप्शन पे 25 आए तो आपको क्या टिक करना है? 25। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है? 25 को। अगर मान लो 25 है ही नहीं तो क्या लगाओगे? तो लगाओगे तुम 27। अब 27 क्यों लगाओगे ये भी सुन लो, इसकी भी रोचक कहानी है। देखो इसीलिए क्योंकि जो टवर्ग है हमारा, कौन सा टवर्ग है, इसमें हम दो वर्ड जोड़ते हैं, उनको कहते हैं उच्छिप्त व्यंजन। क्या कहते हैं उनको? उनको उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं, जिनकी संख्या होती है 2, जो काय के अंतर्गत आते हैं, ये हमारे ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? यहाँ पर नीचे बिंदी, जब इन दोनों के बीच में बिंदी नहीं आती है इसमें, लेकिन जो उच्छिप्त व्यंजन है इसमें बिंदी आती है और जो हमारे ट वर्ग के अंदर ही काउंट किए जाते हैं। इसीलिए स्पर्शी व्यंजन की संख्या 25, नॉर्मली 25 ही पूछेगा 95% केसेस में। 5% केसेस में अगर पेपर टफ बनाना है तो पूछेगा 27। ठीक है, सेकंड प्रायोरिटी किसको देनी है? 27 को। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है? 25 को। अब देखो इनको नाम दे देता हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको बोलते हैं कचट तप, क च ट त प। इसको गजट तप, ग ज ड़ द ब। इसके बाद याद हो जाती है। देखो अब ये जो पांचवा है हमारा, ये पांचवा है, इसको कई नामों से जाना जाता है। इनको अनुस्वार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुस्वार वर्ग पहला। दूसरा अनुनासिक बोला जाता है इनको। और अनुस्वार अनुनासिक क्या होते हैं ये भी बताऊंगा थोड़ी देर बाद, हो सकता है अगली वीडियो में बताऊं। दूसरा पंचम वर्ड, क्या बोलते हैं? पंचम वर्ड भी बोला जाता है। और पंचमाक्षर, पंचमाक्षर भी इनको बोला जाता है। उसके बाद नासिक के भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नासिक के वर्ड ही बोलते हैं। पंचम वर्ड क्यों? 5वें नंबर पे आते हैं सारे। पंचमाक्षर 5वां अक्षर होता है। अनुस्वार अनुनासिक क्योंकि नाक की ध्वनि आती है
इसीलिए इनको अनुस्वार और नासिक बोलते हैं। नासिक के वर्ड वही होते हैं। ठीक है। अब देखो वर्गीय व्यंजन पता पड़े क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनको 5 वर्गों में विभाजित करने के कारण वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इनको कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, 5 5 वर्गों में। 5 वर्गों में विभाजित करने के कारण इनको क्या बोलते हैं, इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है। ये तुम्हारी कहानी जो है स्पर्शी व्यंजन की द्वारा समझो। स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा हमारे फेफड़ों के किसी अवयव से, फेफड़ों से निकलते हुए मुख के किसी अवयव से स्पर्श करके बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, 25। कहाँ से, क से म तक। ठीक है। उच्च और पूछे स्पर्शी व्यंजन कितने, 25। 25 नहीं तो 27। कौन से जुड़ जाएंगे, उच्छिप्त व्यंजन इसमें हमारे जुड़ जाते हैं। कौन से, उच्छिप्त व्यंजन। ठीक है। उच्छिप्त व्यंजन इसमें हमारे जुड़ जाते हैं, है ना। अब उच्छिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, 2 होते हैं उच्छिप्त व्यंजन। और देखो इनका एक और नाम है उच्छिप्त व्यंजन का, जिन्हें हम बोलते हैं नवीन विकसित ध्वनि, क्योंकि ये ध्वनि पहले नहीं थी, ये बाद में जुड़ी है, इसलिए बोला जाता है नवीन, है ना। इसीलिए इनको बोला जाता है नवीन विकसित ध्वनि भी बोलते हैं इनको। ठीक है। स्पर्शी व्यंजन हो गए। अब सेकंड पढ़ेंगे हम अंतस्थ व्यंजन। सेकंड क्या पढ़ेंगे, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। सुनो, तो वही पहले डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद बहुत जल्दी समझ में आएंगे। ठीक है। जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच, अर्थात मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि स्वरों और व्यंजन के बीच की ध्वनि को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच, ठीक है, तो ये शब्द याद कर लो, याद नहीं करना, पढ़ना है केवल। पारंपरिक वर्णमाला के बीच, ये थोड़ा किताबी लैंग्वेज है ना, सीधी भाषा में बोलूं तो जिन स्वरों और व्यंजनों के बीच की ध्वनि, उससे बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। ऐसे बोलते हैं ना संगीत में कि 2 पन्नों के बीच की जगह को संगीत कहते हैं, वही इसमें होता है। जैसे स्वर और व्यंजनों के बीच की ध्वनि होती है, उसको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है। अब मेन मुद्दा ये, कई चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ठीक है। तो देखो ये होते हैं 4, या, र, ल, व। ठीक है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। ठीक है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है कितनी, 4। ठीक है। इसको याद रखना कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4। अब देखो अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, पता पड़ गई यार अलावा।
स्वर और व्यंजनों के बीच की ध्वनि को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? य, र, ल, व। इसमें देखो य, र, ल, व, ये क्या होते हैं? ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अब देखो इनमें से ही क्या करेंगे, य को और व, य और व, इन दोनों को क्या बोला जाता है? य और व को ध्यान रखना, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन तुम्हें 90% केसेस में मिल जाएगा। य और व को हम अर्धस्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धस्वर बोला जाता है। ठीक है। अब अर्धस्वर क्या होता है ना, ये भी जानना जरूरी है। अर्धस्वर क्या होता है भाई, ये तो बता दो इनको। देखो अर्धस्वर का मतलब है कि इनकी ध्वनि कवि स्वर और कवि व्यंजन हो जाती है। इसीलिए इन्हें अर्धस्वर कहा जाता है ना। इन्हें अर्धस्वर क्यों कहा जाता है आगे समझ में, क्योंकि इनकी ध्वनि कवि स्वर कवि व्यंजन, मतलब ये कहीं चले जाते हैं यार वो, इसलिए इनको अर्धस्वर बोला जाता है। काय को? या वा को। तो अर्धस्वरों की संख्या कितनी है? 2। कौन कौन सी है? या और व। अब देखो ये जो र है, ये कई बार आ जाए कि ये र की क्या कहानी है। र की लिख लो, बता रहा हूँ। र ध्वनि को 2 सेकंड प्रकंपित ध्वनि को प्रकंपित व्यंजन या लुंठित ना, प्रकंपित व्यंजन या ध्वनि कहती है। ये क्वेश्चन कई बार आया है। कौन सा? पूछ लेगा इनमें से प्रकंपित व्यंजन कौन सा है, 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, बताइए इनमें से प्रकंपित व्यंजन कौन सा है। या पूछ लेगा इनमें से लुंठित, है ना, लुंठित व्यंजन कौन सा है। तो कौन सा है? र को प्रकंपित, क्योंकि देखो जब र बोलते हैं ना अपन, तो हमारी जो देखो र र र र तो हमारे कंठ है ना, कंठ वहां पर थोड़ा प्रकंपित में थोड़ा क्या बोल सकते हैं कि वाइब्रेशन, थोड़ा वाइब्रेशन होता है, प्रकंपित। इसीलिए इसको प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। लुंठित, लुंठित इसी का नाम है, रखो भी लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है। अब लक की क्या कहानी है? इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएगा। ठीक है। रखी क्या कहानी है ल की? देखो ल ध्वनि को पार्श्विक क्या बोलते हैं? ल ध्वनि को पार्श्विक या वर्तस्य व्यंजन कहते हैं। ये थोड़े ग्रामेटिकल शब्द है, इनको याद कर लेना। ठीक है। र को प्रकंपित या लुंठित, ल को पार्श्विक या वर्तस्य। याद कैसे करोगे? बात तो ये और वह अर्धस्वर है, याद हो जाएंगे। ये अलावा अंतस्थ व्यंजन ये भी याद हो जाएंगे। ठीक, अर्धस्वर क्यों है? क्यों? इनकी ध्वनि कवि स्वर कवि व्यंजन हो जाती है। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? ये अलावा क्यों होते हैं?
क्यों होती है अंतस्थ व्यंजन? डेफिनेशन क्या है अंतस्थ व्यंजन की? जो ध्वनि स्वर और व्यंजनों के बीच की ध्वनि को कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है। अब देखो र, र क्या? प्रकंपित लुंठित। र प्र, र प्र, र प्र, तो र क्या है? प्रकंपित। अब प्रकंपित से याद कर लुंठित। र क्या है? प्रकंपित लुंठित। बचा ल, ल क्या होगा? पार्श्विक या वर्तस्य। ठीक है। ल क्या होगा? पार्श्विक या वर्तस्य। ठीक है। अब देखो इसका मतलब भी समझ लो, पार्श्विक वर्तस्य का। देखो क्योंकि ल ध्वनि को के उच्चारण में हवा हमारी जीभ के बगल से निकल जाती है ना, इसीलिए इसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ला, ला। अब देखो इनको तुम ला बोल के करोगे तो तुम्हें समझ नहीं आएगा है क्या, लेकिन सच्चाई तो यही है ना, सच्चाई को झुठलाया थोड़ी जा सकता है। देखो क्योंकि ल ध्वनि को पार्श्विक क्यों कहते हैं? क्योंकि ल ध्वनि के उच्चारण में हवा हमारी जीभ के बगल से निकल जाती है, पता नहीं पड़ता। तुम बोलो तो तुमको समझ नहीं आएगा, हवा निकली है नहीं निकली, कितनी निकली है, क्या हुआ, समझ नहीं आया कुछ तुम्हें। इसीलिए ये परिभाषा है, क्योंकि ल ध्वनि के उच्चारण में हवा हमारी जीभ के बगल से निकल जाती है, इसीलिए इसे पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। ठीक है। अब हमारा एक और बचा है, उसको भी पढ़ ही लेते हैं। वो क्या है? हमारा ऊष्म व्यंजन। ठीक है। वो कौन सा है हमारा? तो वो है हमारा ऊष्म व्यंजन। उसको भी देख ही लेते हैं फटाफट, है ना, उसको क्यों छोड़ना है। ऊष्म व्यंजन। अब देखो ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, इसकी भी डेफिनेशन लिख लो तभी आएगी समझ में। ठीक है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु हमारे मुख के किसी अवयव से स्पर्श करके निकलती है, उन्हें ऊष्म नाम है इसका, एक और नाम है इसका। ठीक है। ऊष्म या संघर्षी, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक है। सुन लो, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु हमारे मुख के किसी अवयव से स्पर्श करके निकलती है, किसी भी मतलब वायु हमारे मुख में रगड़ खाकर निकलती है, उन्हें ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। अब ऊष्म व्यंजन होते कितने हैं? चार होते हैं। कौन कौन से? स, 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 ह। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं हमारे चार। कौन कौन से? स, स, ह।
दोस्तों देखो, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु हमारे मुख के किसी अवयव से स्पर्श करके निकलती है, माने स्पर्श छू के निकलती है, रगड़ खा के निकलती है, उन्हें ऊष्म, ऊष्मा नहीं गर्मी, किसी भी, मान लो कोई वर्ड है, बोलते हैं ना व्यंजन, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? हमारे मुख से रगड़ खा के निकलती है, कोई भी चीज रगड़ती है, फिर जब वो क्या होता है, फ्रैक्शन होता है, तो बोलता है, बोल सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो क्या होता है, गर्मी निकलती है, तो उस गर्मी को ही बोलते हैं ऊष्म। जब सा बोल रहे हो श श हा, तो क्या हो रहा है, थोड़े रगड़ सी वैसी हमें प्रतीत होता है, मतलब पता पड़ जाती है हमें कि हाँ ऊष्म व्यंजन क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए। अब देखो, इनका अभी लिख लो, जो मैं अगली क्लास में तुम लोगों को बताऊंगा। श स स ह, ये जो स है, कौन सा वाला, पहला वाला, इस स को बोलते हैं तालव्य। ये तालव्य क्या होता है, ये कल के लिए इंतजार करो, ठीक है। तालव्य सब बोलते हैं इसको। ये वाला स है, इसको बोलते हैं मूर्धन्य, इसको बोला जाता है मूर्धन्य, ठीक है। ये वाला स है, इस स को बोला जाता है दंत, ठीक है। और ये ह है, ह को बोला जाता है स्वर तंत्रीय, स्वर तंत्रीय, ठीक है। इनको याद कर लेना। ऊष्म व्यंजन स स स ह कितने होते हैं, चार। कौन कौन से, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और स्वर तंत्रीय, ठीक है। स स स ह। अब देखो क्या पढ़ा है हमने, फटाफट फटाफट 2 मिनट में पूरी क्लास का रिवीजन कर लो। पहला पढ़ा व्यंजन, व्यंजनों कितने भेद हैं, व्यंजन के 2 रूप होते हैं, कौन कौन से? पहला होता है स्वर सहित, है ना, और दूसरा होता है स्वर रहित। उसके बाद व्यंजन क्या होते हैं पता है, व्यंजनों की सहायता से बोले जाने, स्वरों की सहायता से, सॉरी, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। परंपरा के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33। व्यंजनों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने भागों में किया गया है, मुख्यतः 3 भागों में किया गया है। एक और लिख लो, देखो इस पॉइंट को भी लिख लेना कि मुख्यतः कितने भागों में किया गया है वर्गीकरण, 3 भागों में। और ये भी लिख लेना, व्यंजन के कुल भेद, कुल भेद होते हैं 5। और पूछ ले व्यंजन के कुल भेद, तो 5। और व्यंजनों का मुख्यतः वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है, 3 भागों में, कुल भेद 5। देखो 3 भाग कौन कौन से पढ़े थे, स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलती हुई मुख्य किसी अवयव का स्पर्श करके हुई बाहर निकलती हुई, उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 25। फर्स्ट प्रायोरिटी ऑप्शन 25 है, तो 25 वरना 27 देखेंगे, क्योंकि इसमें 2 हमारे उच्चत्व व्यंजन जुड़ जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, 4। या र ल व, या व को अर्धस्वर कहते हैं, र को प्रकंपित या लुंठित कहते हैं, ल को पार्श्विक या वर्चस्व कहते हैं। उसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, कितने होते हैं, 4। कौन कौन से, स स स ह, स को तालव्य, इस स को मूर्धन्य, इस स को दंत, इस ह को स्वतंत्र, ठीक है। थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।